नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पहलगाम हमले पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा। ये खबर आपको मालूम चल चुकी होगी, वीडियो आपने देखा होगा, अभी हम दर्शकों को भी दिखाएं। ब्रिटेन की संसद में पहलगाम हमले पर चर्चा। वो उस पर पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि उन्होंने भारत से बात किया, पाकिस्तान से बात किया, क्या चल रहा है इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, सारी चर्चा हो रही है। भारत में मोदी जी से डिमांड की जा रही है कि स्पेशल सेशन एक कॉल कर लिया जाए, संसद का विशेष सत्र, और पहलगाम पर चर्चा हो जाए। जिनकी मौत हुई है उनको लेकर के भी चर्चा हो जाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद में मैं इस बात को उठाना चाहता हूं। कानपुर में जब मृतक शुभम के परिवार से मिले, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं संसद में उठाऊंगा, सरकार से डिमांड करूंगा शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रही, क्योंकि सरकार तो बिजी है। सरकार मतलब एक ही व्यक्ति है, वो व्यस्त है। आखिर बड़ा सवाल है कि जब ब्रिटेन की संसद में, यानी अंग्रेजों की संसद में पहलगाम के हमले पर चर्चा हो सकती है, तो फिर भारत की संसद पर ताला क्यों है? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, अपोजिशन के लेफ्ट पार्टियों के एक सांसद ने चिट्ठी लिखी। ये सारी चिट्ठियां कहां दबा कर बैठे हैं मोदी जी? क्या इतनी भी फुर्सत नहीं है मोदी जी के पास कि एक बार चिट्ठी पढ़ लें कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन क्या डिमांड कर रहा है, विपक्ष के सांसद क्या डिमांड कर रहा है, मुख्य विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाहते हैं इस देश के जनप्रतिनिधि? क्या इतनी फुर्सत नहीं है? अडानी की तारीफ करने की फुर्सत है। आंध्र प्रदेश में अमरावती के उस मंच पर जो तस्वीर आई है, जो ठहाके लगा रहे हैं पवन कल्याण के साथ, ठहाके लगाने में रत्ती भर शर्म नहीं है, लेकिन संसद में चर्चा नहीं। नेहरू की बात करेंगे, अरे नेहरू के तो पैरों की धूल बन जाते, तो हम लोग उस धूल को आपके अपने माथे लगाते। आज कई किस्से, कई प्रसंग खुलेंगे। नेहरू के नाम पर कब तक आप छिपेंगे? दरअसल नेहरू की आप आलोचना नहीं करते हैं। वो इतना बड़ा कद है नेहरू का, इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उसके पीछे छिपते हैं। लेकिन आज नेहरू पीछे से ही आपको हम निकालेंगे साहब। नेहरू पीछे से निकालेंगे, खींच के। आप इस पर खींच के निकालेंगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वहीं तो आप छिपे हैं। मैं आपको पहले हेमंत भाई क्लिप दिखाता हूं ब्रिटेन की संसद का। दिखाइए, फटाफट दिखाइए, क्लिप दिखाइए। Many और times सुनिएगा over गौर से। previous decades. The Prime Minister spoke to Prime Minister Modi on the 25th of April to express his condolences on behalf of the British people. The UK condemns all forms of terrorism and the extremism that sustains it, wherever it occurs. The Foreign Secretary spoke to India's External Affairs Minister Jaishankar on the 27th of April to pass on the UK's condolences and to express the UK government's support to the Indian people at this difficult time. The Foreign Secretary has also spoken over the weekend to Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Ishaq Dar. Heightened tensions between India and Pakistan inevitably raise concerns about escalation. Effective channels of engagement to safeguard stability in the region are essential. The UK supported the UN Security Council press statement on the 25th of April, which condemned the attack and reaffirmed that acts of terrorism are criminal and unjustifiable. The long-standing position of the UK is that it is for India and Pakistan to find a lasting resolution to the situation in Kashmir, taking into account the wishes of the Kashmiri people. It is not for the UK. सुना आपने किस तारीख में प्रधानमंत्री ने
मोदी से बात की, फिर जयशंकर से कब बात हुई, पाकिस्तान से कब बात हुई, पहलगाम अटैक पर क्या ब्रिटेन का स्टैंड क्या है, आतंकवाद पर क्या स्टैंड है, सब कुछ साफ कर रहे हैं अपनी पार्लियामेंट। जो ग्लोबल विलेज हम कहते हैं, ये दिखाता है कि ग्लोबल विलेज में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील है, तो गाँव के किसी कोने में कुछ होता है तो वो भी चर्चा करते हैं उस पर, कि उस पर उनका स्टैंड क्या है। लेकिन हमारे यहाँ जिसके घर में हुआ है, वो चौराहे पे बैठा चाय पी रहा है। गाँव जिस घर में कांड हुआ है, वो उस घर का मुखिया चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा है, मंचो फाहा ठिठ्ठी कर रहा है, ठहाके लगा रहा है, अडानी की तारीफ कर रहा है, मतलब गांव के दुकानदार की तारीफ कर रहा है, इस काम में लगा है। चर्चा होनी चाहिए घर में बैठ के, घर में सब, घर के बड़े बुजुर्ग, युवा, छोटे सब इकट्ठा होते, वहां चर्चा होती। तो उस ग्लोबल विलेज में हमारा जो घर है भारत, इसकी चौपाल, इसकी पंचायत, वो संसद है, लेकिन उसपे ताला है। हेमंत भाई, चिट्ठी भी राहुल की है, खड़गे साहब की है, सब चिट्ठी है। आप जब चर्चा में जब चाहेंगे तो वो चिट्ठी भी दिखा देंगे, लेकिन पहला तो सवाल यही है, भैया हमारे यहाँ वो ताला कौन सा लगा है जिसकी चाबी नहीं मिल रही है मोदी जी को? जरा बताइए, मदद कीजिए ढूंढने में। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, भारत की संसद में 1947 से लेकर के आज तक करीब 1 दर्जन मौके ऐसे आए हैं जो विशेष सत्र बुला करके बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आउट ऑफ बॉक्स जाकर के विस्तृत चर्चा हुई है, सलाह मशविरा हुआ है, बहस हुई है और उसके बाद एक रास्ता निकला है जो भी है। लेकिन उसमें अभी तक का जो रिकॉर्ड में देख रहा था, जब आपने कहा इस पर चर्चा करेंगे, तो उसमें आतंकवाद की किसी घटना पर एज सच कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। दर्शकों के लिए बहुत क्लैरिटी की बात यह है। लेकिन चूंकि इस बार जो कश्मीर में जिस तरीके का हमला हुआ, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसका एक स्पेशल रेफरेंस है, उसका एक रेलेवेंस है। वो ये है कि जो वहां के सैलानी थे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए, उन पर इस तरह का बड़ा अटैक 23 साल के बाद हुआ है। और विपक्ष ने जो चिट्ठी लिखी, दोनों के दोनों, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, दोनों ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की मांग की। और क्या कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं काउंटर भी दूंगा आपको कि पहले क्या क्या हुआ है। सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, सरकार के साथ पूरे देश की एकजुटता दिखाने के लिए, टेररिज्म से लड़ने का रिजॉल्व दिखाने के लिए दोनों ही लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये चिट्ठी लिखी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोनों चिट्ठी दिखाइए, मैं पढ़ के बता देता हूँ दर्शकों को कि क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये 28 तारीख को दोनों चिट्ठियां लिखी गई है, 28 अप्रैल को। देखिए अपोजिशन की समझदारी देखिए आप। 22 तारीख को ये नरसंहार हुआ, उसके बाद उन्होंने 6 दिन तक इंतजार किया ताकि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। नहीं तो आमतौर पर ये होता है ना कि कढ़ाई गर्म है तो अभी मौका का फायदा उठा लो, वो नहीं किया गया। 6 दिन इंतजार करने के बाद एक सदस्यता का एक तौर पर चिट्ठी लिखी गई और राहुल गांधी ने 28 तारीख को लिखा, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम हैज आउटरेज्ड एवरी इंडियन। हर भारतीय तो उसको उसने परेशान किया है। एट दिस क्रिटिकल टाइम, इस ऐसे संवेदनशील मसले पर इंडिया मस्ट शो दैट वी विल ऑलवेज स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। ऐसे मौके पर, ऐसे क्रिटिकल मौके पर भारत को दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ सारा देश एकजुट है। द अपोजिशन बिलीव्स, विपक्ष का भरोसा है, दैट इज स्पेशल सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों का एक विशेष बुलाया जाए, शुड बी कन्वीन्ड, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कैन शो देयर यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन, जहां पर जनप्रतिनिधि आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकता और डिटर्मिनेशन, अपना रिजॉल्व दिखा सके। वी रिक्वेस्ट दैट सच ए स्पेशल सेशन बी कन्वीन्ड एट द अर्लीस्ट। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसा जो सेशन है वो जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, सारी की सारी पॉजिटिविटी है, कंप्लीट पॉजिटिविटी। खड़गे साहब वाला भी दिखा दीजिए जी। तो उसी दिन 28 तारीख को लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों को, इनके बिना सरकार पूरी नहीं। लोकतंत्र के अंदर सरकार का अहम हिस्सा विपक्ष भी है और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता लिख रहे हैं। 28 को इन्होंने चिट्ठी लिखी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी, एट दिस मोमेंट, इस समय, व्हेन यूनिटी एंड सॉलिडरिटी इज एसेंशियल, जब एकता जरूरी है, अपोजिशन बिलीव्स, विपक्ष का भरोसा है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वीन, ये महत्वपूर्ण है, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए दोनों हाउसेज का जितना जल्दी हो सके। दिस विल बी ए पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन, यह एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा
ऑफ आवर कलेक्टिव रिजॉल्व, हमारे साझा रिजॉल्व का, एंड विल हमारी इच्छा टू डील विद द ब्रूटल टेरर अटैक, जो ये नृशंस हत्याकांड हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इससे लड़ने का हमारा कलेक्टिव साझा रिजॉल्व दिखे इन पहलगांव ऑन इनोसेंट सिटीजन्स ऑन 22 अप्रैल 2025. इट इज आवर फॉन्ड होप दैट द सेशन विल बी अकॉर्डिंगली कन्वीन्ड. हमारी इच्छा है कि सेशन बुलाया जाए. ये 28 तारीख की चिट्ठी, आज 3 तारीख है. अभी तक इस पे सरकार से आपने कुछ भी सुना? ये है डेमोक्रेसी की वो चीज जिसको लगातार देश मिस कर रहा है. इस पर जो है, इस सवाल पर आपको ध्यान हो, अगर जो यूनियन मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, उनसे पूछा गया था कि साहब स्पेशल सेशन की रिक्वेस्ट की है पोजीशन ने, उस पर आपका क्या कहना है? तो मेघवाल साहब ने जवाब दिया कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर सीसीपीए में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी. ये मेघवाल साहब ने कहा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी बाहर चीज नहीं आई है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, या आजकल तो सूत्रों के जरिए आती है उसमें. और उस सीसीपीए की मीटिंग में हुआ क्या था आपको याद है? पूरा देश टेररिस्ट अटैक के एक्शन की बात कर रहा था, मांग कर रहा था, सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था. और आपने क्या किया? आपने उठा करके इस सीसीपीए की मीटिंग में जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया. टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो टाइमिंग क्या है? बहुत सारे लोग, मैं और आप तो कौन होते हैं कहने वाले, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि पूरा नैरेटिव और सिलेबस चेंज करने के लिए वो सारा किया गया कि एकदम पहलगाम से ध्यान हट जाए, सरकार की नाकामियों पर, सरकार की सुरक्षा खामियों पर, सरकार की खुफिया खामियों पर, उन सब से ध्यान हट करके कहाँ चला जाए, जातिगत जनगणना में देश उलझ जाए, इसकी प्रोज कॉन्स वटेवर, और उसके ऊपर जो भी करना है. लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया गया, और उसमें उमर अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया, वो अब तक कश्मीर असेंबली में किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया भूतन भविष्य टाइप का भाषण था. हाँ. ऐसा इमोशनल भाषण ऐसा किसी ने नहीं दिया. उन्होंने पूरे देश के नेताओं को राह दिखाई एक तरीके से. एक युवा लीडर है कहने को, रिलेटिवली युवा है, वो 50-52 साल की है, और उन्होंने दिखाया कि टेररिज्म के खिलाफ देश का रिजॉल्व क्या होना चाहिए, हम सब का स्टैंड क्या होना चाहिए. और उस सारी बातचीत में, इतने लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि आज मैं स्टेटहुड की बात नहीं करूंगा. कितनी बड़ी बात थी, जो कि उनकी पार्टी का, पूरे कश्मीर का नंबर 1 मुद्दा है. नंबर 1 मुद्दा. सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में कह चुकी है कि फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे हम स्टेट का दर्जा देंगे. तो जब उस जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ये चर्चा हो सकती है, तो भारत की संसद में क्यों नहीं? पहली बात. दूसरी बात, आपने दोनों लीडर्स की टोन और टेनर देखा इस चिट्ठी के अंदर. इसमें कहीं कोई नेगेटिविटी का एक शब्द है? एक शब्द बताइए मुझे. कहीं कोई सरकार पर छिटाकशी है? कहीं सरकार की किसी नाकामी का जिक्र है? केवल और केवल पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए कि 144 करोड़ देशवासियों का भारत और उसकी संसद इस आतंकी हमले और पाकिस्तान के मिसएडवेंचर के खिलाफ एकजुट है. इसका संदेश केवल एक है. लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से लेकर के आज तक, देश में जितने संवेदनशील मुद्दे हैं, जितने भी तत्कालीन मुद्दे हैं, किसी एक पर आज तक बहस हुई हो तो आप बता दीजिए. एक मुद्दे पर बता दीजिए. ये है मोदी जी का वो गुजरात मॉडल. आपको याद होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के साथ क्या किया जाता था? जो बोला उसी को नेम करो, उसको सस्पेंड करो, उसको बाहर करो. होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे. तो संसद के अंदर भी लगातार आप 14 से अभी तक वही देख, अंदर भी बाहर भी, और पूरे नैरेटिव को गिद्ध मीडिया के जरिए जिस तरीके से ड्राइव किया जाता है, पेडल किया जाता है, हाका जाता है, और अपोजिशन को डिमीन किया जाता है. ये एक ऐसा अवसर था, इस पर कोई बहुत लंबी चौड़ी बिजली नहीं गिरने वाली थी अगर आप करते. और आज दर्शकों के लिए बता दूं, जिस नेहरू को मोदी सुबह से रात तक पानी पी पी कर कोसते हैं, उसने क्या किया? ये जरूरी है जानना देश के लिए. आपको याद है भारत पर चीन ने हमला कर दिया था 20 अक्टूबर 1962 को, और वो हमला चला 21 नवंबर 1962 तक. 1 महीना 1 दिन. 21 नवंबर को उन्होंने सीज फायर घोषित कर दिया, चाइना ने घोषित किया. उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए. युद्ध के दौरान, नोट कीजिएगा अंडरलाइन करके, मैंने ड्यूरेशन बताई आपको, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक युद्ध चला. उस दौरान अटल जी ने मांग की कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और नेहरू जी ने स्पेशल एक बात खाली ऐड कर दें. उस दौरान जिस अटल जी ने मांग की थी, वो अटल जी 98 वाले अटल जी नहीं थे. वो नौजवान अटल जी थे जो संसद का मुंह बहुत अभी मतलब देखे जुमा 7 रोज हुआ था उनको, वो अटल जी थे.
ऐसा नहीं था कि अटल जी उस समय चंद्रशेखर और अटल जी जिसको हम लोगों ने देखा है वो बड़ा कद था कि अटल जी ने बोला अब तो सुनना पड़ेगा। और न राहुल और खड़गे जैसा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं। खड़गे साहब एलओपी हैं राज्यसभा में और सबसे बड़ी विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कोई और नहीं जुड़ा था अटल जी के साथ, ये सिर्फ एडिशनल में जोड़ा हूं, सप्लीमेंट्री, कुछ नहीं था। आशीष, एक युवा नेता था संसद में जनसंघ का। तो अटल जी की मांग पर इकलौती मांग थी, इकलौती 7 नवंबर 1962 से लेकर के 11 दिसंबर 1962 तक सेशन चला लड़ाई के दौरान। लड़ाई खत्म हुई 21 नवंबर को और सेशन लड़ाई के दौरान ही बुला लिया गया 7 नवंबर 1962 से 11 दिसंबर 1962। ये है लोकतंत्र की खूबी। और एक तरफ सेनाएं बॉर्डर पर लड़ रही थी, जितना भी उनके पास साधन थे, संसाधन थे, जो भी स्थितियां थी, जो भी कमियां थी, लिमिटेशंस थी, उसके बावजूद सारे पर बहस हुई। अटल जी ने जो तत्कालीन नेहरू सरकार थी उसकी जमकर बखिया उधेड़ी, जमकर उसकी माल मरम्मत की। और उसके बावजूद भी न तो नेहरू ने न कांग्रेस ने ना उनको कोई देशद्रोही कहा, ना कोई विदेशी एजेंट कहा, ना उनका माइक बंद कराया, ना कैमरे इधर उधर हुए और सारे का सारा स्मूथली चलता रहा। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बाद आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो, लेकिन युद्ध के दौरान देश की सेनाएं बॉर्डर पर लड़ रही, उस समय सेशन की मांग करना और फिर सेशन को बुलाया जाना, ये है लोकतंत्र की असली तस्वीर, ये है वो खूबी। अब तो जो आतंकी हमला था वो तो 22 तारीख को हुआ था, 22 अप्रैल। आज आपकी 3 मई है। अब तक आपने अपोजिशन के जो लीडर थे दोनों, उनकी चिट्ठी का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझे। और उस घटना के बाद मोदी अपने नेहरू जी की खूब माल मरम्मत की, अपने क्या नाम अटल जी ने खूब खिंचाई की, खूब जमकर सरकार की उधेड़ी, रक्षा मंत्री की उधेड़ी, सरकार की रक्षा तैयारियों की, सारी चीजें, नीतिगत विफलताओं की। उसके बावजूद उसी दौरान में एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए भारत के दौरे पर और राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर था, बैंक्वेट होता है जैसे। तो अटल जी को भी बुलाया गया। अटल जी ने दिन में वो सारा कारनामा किया था नेहरू सरकार के साथ। तो अटल जी भी सरप्राइज थे कि यार मुझे भी न्योता मिल गया, ये कैसे, तो चले गए। तो वहां नेहरू जी ने सबसे ऊंची आवाज में उनका परिचय कराया उस राष्ट्राध्यक्ष से। ये मैं क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया सारे दर्शक साथियों को कि उस समय अपोजिशन आपका प्रतिस्पर्धा करता था, कंपटीटर होता था। अपोजिशन आपका शत्रु नहीं होता था। आज आप 2 लाइन, अब मैं और आपने जब ये बात बताई है, अपनी टाइमलाइन देख लीजिएगा, हमें कितनी गालियां पड़ेंगी। अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए, हमने तो केवल एक ऐतिहासिक किस्सा बताया है कि इस देश के लोकतंत्र की ये परंपरा रही है कि एक सांसद चिट्ठी लिख दे, उसके ऊपर आपने स्पेशल सेशन बुला लिया युद्ध के दौरान, और अब 11 दिन के बावजूद भी सरकार ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जवाब ही दे देते, कुछ भी ना ही कर देते। तो इसका मतलब अपोजिशन आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं खड़ा नहीं होता है। कहां वो लोकतंत्र था और कहां ये लोकतंत्र। और ब्रिटिश संसद का आपने दिखाया, वहां पर ब्रिटिश संसद नहीं, कोई भी यूरोपियन देश है, जिसका भी हाउस आएगा, जिसका भी सेशन आएगा, ये चीज कोई छोटी घटना नहीं है। पूरी दुनिया आतंकवाद से तरसती है। यूरोप में भी आपने बीच में देखा कई जगह आतंकी हमले हुए, ये हुआ। तो ऐसी कोई भी घटना, इसको आइसोलेशन नहीं देख सकते आप। आज की तारीख में आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर है। एक छोटी सी घटना कहीं कोने में होती है, दूसरे कोने तक उसका इंपैक्ट जाता है। और भारत और पाकिस्तान का तो जो संघर्ष है वो 47 से ही चल ही रहा है। तो पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करता है। लेकिन हमारे ही लीडरशिप अगर इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही, आप ये सोचिए ना कि अगर संसद के दौरान ये प्रस्ताव पास हो सर्वसम्मति से, आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बड़ा अच्छा किया, आपने वहां कहा कि चूक हुई, बड़ा अच्छा, ये अगर बुलाते आप तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता कि 144 करोड़ का भारत एकजुट है। वो आतंकवाद के भी खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ है और बख्शा नहीं जाएगा। उससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। तो विपक्ष ऑफर कर रहा है और सरकार जवाब नहीं दे रही है। उसके सरकार क्यों नहीं दे रही है उसको भी समझ लीजिए। बेसिकली मोदी जी चाहते ही नहीं कि कोई ऐसी चीज जो उनके टेस्ट के खिलाफ हो उस पर संसद में चर्चा हो। सीधा सा सवाल ये, आपने जीएसटी के ऊपर देख लिया, आपने पेगासस के ऊपर देख लिया, आपने नोटबंदी के ऊपर देख लिया, आपने लॉकडाउन के ऊपर देख लिया, और तमाम ऐसे मसले हैं। किसी एक मुद्दे पर मोदी जी की सरकार में आपने सारगर्भित चर्चा जो विपक्ष ने मांग की हो आज तक होती देखी? ये इस सरकार की 11 साल की भैया
मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था, याद है ना? बिल्कुल। मणिपुर पर चर्चा, इस देश का एक स्टेट जल रहा था, उस पर चर्चा के लिए सरकार नहीं तैयार हुई तो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मणिपुर पर बात कर ले। तो ये तो है कि चर्चा नहीं करेंगे। एक फौज है, मतलब वो फौज शब्द बोलना, मैं अपने फौजी भाइयों से, हमारे जो सिपाही उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन ये ऐसा एक फौज तैयार कर लिया है देश के भीतर जो उस नैरेटिव को, जो मोदी जी के एजेंडे को, इकोसिस्टम को सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग पूरे देश में गदर काट देते हैं, गदर काट रहे हैं। आपको 2-3 घटनाएं बताएं। अभी बंगाल में पता है, 3 दिन पहले बंगाल में वहां पर एक रेलवे स्टेशन के टॉयलेट की दीवार पर भारत विरोधी नारे, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद और इस टाइप के पोस्टर चिपकाए गए। 2 ठो पकड़ लिए गए। वो दोनों पता है वो कौन, सनातन एकता और इस टाइप का संगठन, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। आप समझ लीजिए। बाकी दोनों हिंदू थे, दोनों हिंदू थे। अब अगर वो नहीं पकड़ाए होते तो अब तक वहां जो तमाम अधिकारी और जो है वो सब हैं ना, मजूमदार, ये अब तक बता देते कि बंगाल में ममता बनर्जी देखिए दारुल हरम बनवा रही हैं। वो पकड़ लिए गए, तो वो पकड़ लिए गए। ये खबर बताएं, अब ये खबर बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है कि इस देश में कौन साजिश कर रहा है। एक सैंपल था, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एग्जाम्पल हमेशा, कि घर की गृहिणी जो है वो पूरा पतीला नहीं चावल का पलटती है कि चावल पका है कि नहीं पका है। उसमें से एक दाना निकालती है, हाथ में मलती है और पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं। वो एक सैंपल था बंगाल में कि कौन भारत विरोधी नारों वाला पोस्टर लगा रहा था। 2 रंगे हाथ पकड़ लिए गए भाई। इस पर तो घंटों दिनों डिबेट हो सकती थी अगर अगर मतलब नैरेटिव को सूट करता तो, लेकिन ये तो नैरेटिव को बिगाड़ रहा था, खंडित कर रहा था, खबर ही दब गई। अभी मैं चर्चा आया तो मुझे ध्यान आया तो ले आया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में 20-21 साल की बच्ची थी, रिसेप्शन पर थी वो। उसमें आरोप लगा सीधा सीधा, बहुत मतलब 1-2 नहीं, बहुत लंबे समय तक कुछ एक्टिविस्ट उस पर लगे रहे। भाजपा संघ से जुड़े कुछ नेता की बात आई, कोई सड़क पे नहीं उतरा। जो 2-4 एक्टिविस्ट उतरे सड़क पर ना, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, मुकदमा हुआ है उनपे, हेमंत भाई, मुकदमा हुआ है? वो बिल्किस के जो थे ना, उनके उसके साथ जो किया था घृणित काम, उन सबको जेल से उनके आचरण की वजह से छोड़ा गया और फूलमाला स्वागत हुआ। भला वो सुप्रीम कोर्ट का कि वापस खींच के फिर सलाखों को पीछे डाल दिए। नैनीताल में एक बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ घृणित काम हुआ, इज्जत लूटी, मुस्लिम था आरोपी। पूरा नैनीताल ठप है इस समय। ये सीजन है नैनीताल में टूरिस्टों का, सारे होटल खाली पड़े हैं। बुकिंग जो होटल की थी, एडवांस बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। टैक्सियां स्टैंड पर खड़ी हैं क्योंकि ये झुंड निकल करके वहां पर मुसलमानों की ये जितनी दुकानें उकानें थी उसमें आग लगा दिया, पीटा है, विजुअल्स तमाम है, पीटा है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के आतंक मचा दिया। तो कैसे संसद में चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे? आपके हरियाणा में, हम तो आपका हरियाणा इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में घर है, मतलब वो घर है उस शहीद का। शहीद तो पूरे देश का होता है। हिमांशी नरवाल, वो बहुत ही उम्र में छोटी होगी, लेकिन अगर उसके चरण छूने पड़े तो उस लायक है कि उसका चरण छुआ जाए। जिसने ऐसी स्थिति में 16 तारीख को शादी हुई, 18 का रिसेप्शन हुआ, 22 को पति शहीद हो गया, लेफ्टिनेंट नरवाल। वो फिर भी कह रही है, नेवी के पहले चीफ ने, उनकी बिटिया ने चिट्ठी लिख करके सैल्यूट भेजा है हिमांशी को, कि ये असली देशभक्ति ये होता है, ये जज्बा होता है। शहीद के जो परिवार वाले होते हैं ना, उनका अलग ही होता है, ये जज्बा होता है। जब उसने कहा कश्मीरियों और मुसलमानों को नफरत का शिकार मत बनाओ।
हमारे पति की शहादत का इंसाफ हमें चाहिए, लेकिन उनको टारगेट पे नहीं करके ये गिद्ध सब उसको गालियां दिए हैं हिमांशी। आप टाइमलाइन देखेंगे हेमंत जी, मुझे तो लगता है हम थोड़ा दूर हैं, अगर हिमांशी संपर्क हो, वो टाइमलाइन में देख करके इतनी घिन आती है कि उसी इस समाज का हिस्सा हम हैं। मुझे खुद पर घिन आती है कि इस समाज का हिस्सा हूं, जो अपनी बहन अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सके, और उसकी तो पूजा करो, आरती उतारो, लेकिन तुम लोग उस लायक नहीं हो। उसको गालियां दी है, लिटरली क्या क्या बोला है, आप कल्पना करो ना तो दिमाग फट जाए। और ऐसे सुन किया है उनका, आप देखोगे जाकर के अकाउंट एक्स पे, तो भाजपा के दिग्गज मंत्री और बड़े बड़े नेता उनको फॉलो करते हैं। अब आप समझ लीजिए इकोसिस्टम क्या है। तो ये संसद में कैसे चर्चा करेंगे हेमंत भाई, ये कैसे चर्चा करेंगे? इन्हें तो चौराहों पे उपद्रव करना है, ये संसद में चर्चा कैसे करें? नहीं आशीष भाई, देखिए, हम्म। जब कंप्लीट देश का नैरेटिव कंट्रोल हो जाए, न्यूज का साइकिल हाईजैक हो जाए, पूरा मीडिया जेब में आ जाए, उसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये तो आप छोड़िए, इसका तो जिस तरीके से इस हादसे के बाद, नरसंहार के बाद जो आपने पहलगाम का जिक्र किया, जो जो चीजें हुई हैं, उसने तो हमारे देश की असलियत खोल के रख दी है कि हमारे अंदर कितनी संवेदनशीलता बची है, किस तरह के लोग हम हैं, क्या हमारा नेशनल करेक्टर है। जो पाकिस्तान चाहता वही हम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ये सारा। और ताजा खबर ये है कि जो बीएसएफ का जवान है, 7 दिन से, आज 7वां दिन है, आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है। गलती से वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था। 7 नहीं और हो किसी गए, अखबार और हो में गए, और हो गए, 26 7 क्रॉस, तारीख को क्रॉस, 26, 26 को क्रॉस 27, हो गया। 28, 29, हाँ 30, हाँ 1, 2, 3, 8वां दिन है। हाँ। हाँ, 1 हफ्ता हो गया उनको। वो लगातार पाकिस्तान की कस्टडी में है। किसी चैनल पे कहीं देश में कहीं कोई अखबार वो हाहाकार हो रहा है। और जब जरूरत थी, कभी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर के क्या गदर काटा था चैनलों ने, या ये किसी का बेटा नहीं, ये किसी का पति नहीं है, क्या एक जवान की हमारे बीएसएफ की कोई कीमत नहीं है? कितने 6 दौर की मीटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स है क्या? कोई चैनल सवाल पूछ रहा है क्या? कोई सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है क्या? यहां खड़े हो आप जाके, देश का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, विदाउट रीजन। वो बेचारा गलती से उधर चला गया और पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ था, वो कुछ कर नहीं रहा था, उसके बावजूद उनको मौका मिल गया। आज आपकी स्थिति यहां खड़ी है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, और अभी तक भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कब वापस आएगा, जबकि इंटरनेशनल ट्रीटीज के अनुसार 48 घंटे में उसकी वापसी होनी चाहिए, 48 आवर्स। आप देख लीजिए, 8वां दिन है आज। तो ये आप खड़े हुए हो और सवाल पूछते ही हम देशद्रोही, जो नहीं पूछते वो फेवरेट है। वो जवान जो है पूर्ण कुमार शाह, वो भी तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, इस देश का बेटा है वो, उस पर कोई सवाल नहीं। भैया हेमंत जी, उसकी पत्नी पता है गर्भवती है, प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट पत्नी उसकी बंगाल से, अब हम लोग बड़ा व्यवहारिक बात करने में हम यकीन रखते हैं, बंगाल से प्रेग्नेंट किसी घर में बहू होती है, किसी बहू बेटी कुछ भी, तो आदमी निकलने नहीं देता है सेफ्टी मेजर्स की वजह से। वो प्रेगनेंसी में बंगाल से पहुंची है, वहां सीमा पर बीएसएफ के कमांडर से मिली, हाथ जोड़ी, वहां गुहार की कि मेरे पति जो है किसी तरह मेरा पति वापस कर दो, हम घर नहीं बैठ सकते, हम बंगाल कैसे बैठेंगे, हम घर में बैठ के इंतजार नहीं कर पाएंगे। उस पर जुबानी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई नहीं। अरे मीडिया की बात छोड़ दो आप, मीडिया, इस मीडिया की चर्चा करने पे ना बहुत भयंकर कोफ्त होता है, बहुत भयंकर कोफ्त होता है। खैर, इसी की देन है कि हम 151वें नंबर पे हैं, जो सबसे खराब दर्जा है ना पूरी दुनिया में प्रेस का, सबसे खराब घटिया जगह पर हम मौजूद हैं। हम फिर हेमंत भाई के साथ आएंगे कल शो में, कार्यक्रम यही होगा हेमंत भाई, हॉट टॉपिक विद हेमंत। जो भी महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर नहीं बात करना चाहते लोग, हम तो करेंगे। इजाजत हमें दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग, प्यार भरोसा बनाए रखिए, इसको हम टूटने नहीं देंगे। ये हमारी तरफ से आपको भरोसा दिलवाया जाता है, 100% टूटने नहीं देंगे। इजाजत, नमस्कार।